नमस्कार मित्रों, एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम पत्रकारिता जगत के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं और आपको उनके जीवन के अंदर झांकने का मौका देते हैं। ख़ासतौर से प्रिंट मीडिया एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप कई बार खबरों में किसी पत्रकार का नाम तो पढ़ते होंगे, लेकिन आप जान नहीं पाते होंगे कि ये पत्रकार देखने में कैसे हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह का इन्होंने अपना करियर की शुरुआत की है और आगे के इनके किस तरह की योजनाएं हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से कि आपको ऐसे पत्रकारों और ऐसे दिग्गजों से मुलाकात कराएं जो अपने फील्ड में बहुत अच्छी महारत रखते हैं और साथ ही में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आज हम मुलाकात कराने जा रहे हैं आपको देश के सबसे अग्रणी अखबार दैनिक भास्कर के सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट श्री मनोज जोशी जी से। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और मनोज जी, इस कार्यक्रम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में हम आपके जीवन की शुरुआत से लेकर के वर्तमान दौर और आने वाली जो आपकी योजनाएं होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? असल में मतलब मेरी शिक्षा दीक्षा भोपाल में ही हुई और मेरी शिक्षा दीक्षा का जर्नलिज्म से सीधा कोई रिश्ता नहीं है जी। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स किया है जी। और लेकिन बाद कुछ समय उस फील्ड में काम भी किया, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ, कुछ शौक, कुछ पैशन ऐसा रहा कि मैं इस फील्ड में आ गया। जी। जैसा कि आपने मुझे बताया था कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई की है और कुछ समय आपने शायद जॉब वगैरह 5-1 साल के आसपास इंदौर शहर में आपने काम किया। तो ये जो आपका दौर रहा, इस दौरान आपके दिमाग में कभी रहा कि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आऊँगा? पत्रकारिता के क्षेत्र में आने का कभी नहीं सोचा, लेकिन लिखने पढ़ने का शौक बहुत था जी। जब कॉलेज में थे, स्कूल में कॉलेज थे, उस समय में अखबारों में संपादक के नाम पत्र खूब छपते थे जी। तो संपादक के नाम पत्र लिखना, और कई बार ऐसा भी हुआ कि कोई चीज़ लिखी उसका असर हो गया जी। तो संपादक के नाम पत्र में छपा और उसके कारण कुछ बदलाव हो गया तो एक लगा कि वाह यार, लिखने से बदलाव भी आता है। तो वो एक पैशन आया। फिर मैं बाद में हुआ ये कि कॉलेज में ही कुछ छात्र राजनीति कह लीजिए, मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। विद्यार्थी परिषद ने मेरे उस शौक को कि जो लिखने पढ़ने का शौक है उसको पकड़ा और मेरे को वहाँ मेनली जो मैंने मुख्य रूप से काम किया वो कहना चाहिए कि परिषद की विज्ञप्तियाँ बनाना और उसको अखबारों में छपने के लिए देना, उस तरह का जो काम मैंने करा कई वर्षों तक। तो पत्रकारिता के संपर्क में बहुत आता चला गया। लेकिन पढ़ाई में अपनी कर रहा था और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे पत्रकार बनना है। जी जी। पसंद पसंद था, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि पत्रकार बनना है। कोर्स कंप्लीट हुआ। हाँ। और जैसा आपने बताया, मैं इंदौर गया, 5-1 साल में नौकरी भी करी और सब ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत इधर ले आई बाद में। जी। तो आपने एबीपीपी के लिए कॉलेज के दौरान में पत्रकारिता की एक तरह से इनडायरेक्ट तरीके से शुरुआत की। आप प्रेस विज्ञप्तियाँ लिखा करते थे, वो आपकी विज्ञप्तियाँ अखबारों में छपा करती थीं। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहा? ये चला होगा 94, 95 तक, 93, 94 तक कुछ चला होगा। मतलब वो जब ये अयोध्या आंदोलन के आसपास के समय तक चला। फिर उसके बाद में मैं अपने जॉब में चला गया। फिर 5-1 साल जॉब किया, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि मैं वापस आया। लेकिन वापस आकर के फिर मैं स्वदेशी जागरण मंच में फिर से जुड़ा और वही टीम थी जी। तो वही कि भाई कौन कौन क्या क्या काम करेगा। तो नेचुरली स्वाभाविक रूप से मैंने फिर मीडिया का काम करा। तो स्वदेशी जागरण मंच में मैं मध्य प्रदेश का मीडिया का प्रभारी रहा। ओके। और फिर वहाँ मतलब वो भी वो काफ़ी दिन तक चला। जी जी जी। तो जब आप स्वदेशी मंच में काम कर रहे थे और आपकी विज्ञप्तियाँ आप लेकर के जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके मन में शायद शुरुआत हुई होगी कि पत्रकारिता के बारे में भी जाना जाए, समझा जाए, ये क्या होती है, कुछ जिज्ञासा आई होगी। तो आपका जो पहला मौका था वो कैसे आपको मिला पत्रकारिता में आने का? ये बहुत ही एक मतलब अनायास टाइप की एक कहानी है। ये ऐसा लगता है जैसे शायद ईश्वर ही मेरे को इस तरफ ले जाना चाहते थे जी। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की एक पुस्तक थी, सांख्य वाहिनी समाप्त करो। वो पुस्तक उन्होंने अंग्रेजी में लिखी थी। उस अंग्रेजी की पुस्तक का हिंदी में अनुवाद होना था। किस्मत से उसके अनुवाद का अवसर मुझे मिला। वो दौर ऐसा था कि आज की तरह गूगल ट्रांसलेट जैसा सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन टेक्निकल बैकग्राउंड के कारण मैंने उस किताब का ट्रांसलेशन करा और वो पुस्तक
जो उसका अनुवाद है वो प्रकाशित हुआ, उसका विमोचन हुआ। जब उसके विमोचन की विज्ञप्ति देने के लिए मैं अखबारों में गया जी। तो राज्य की नई दुनिया तब नया नया लॉन्च हुआ था जी। जो नई दुनिया इंदौर समूह का भोपाल का अखबार था, नया नया लॉन्च हुआ था, शायद 2-4 ही दिन हुए थे या उसी समय का था। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि ये किससे मुलाकात हुई आपकी? वहाँ मेरी वो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय बोगिल जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। जैसे मैं विज्ञप्ति देने जाता हूँ वैसे मैंने उनको विज्ञप्ति दी, वो मेरा फोटो और पुस्तक की कॉपी मैंने उनको दी, और बहुत जिस तरह हमेशा जाता था रोज की ये विज्ञप्ति छापना, वैसे ही उन्होंने पुस्तक देखते ही सवाल पूछा कि ये तुमने लिखी है क्या? तो मैंने भी थोड़ा मतलब बचपना कह लीजिए या पता नहीं, मैंने कह दिया कि नाम तो मेरा ही लिखा हुआ है। तो वो फोटो में भी मैं था। तो फिर वो उन्होंने अचानक से पूछ लिया कि काम करोगे क्या? तो वो अनायास मैंने भी हाँ कर दिया कि ठीक है करूँगा। और फिर पार्ट टाइम शुरू करा, शाम 6 बजे से रात को 8:30 बजे तक नई दुनिया में काम करता था। वो पार्ट टाइम किस दिन फुल टाइम हो गया वो पूछेगा तो वो नहीं पता वो नहीं पता जी। तो शुरुआत कैसे हुई, क्या जिम्मेदारी दी गई आपको? लोकल जो मतलब लोकल रिपोर्टिंग्स जो कॉलम था उनका बस्ती बस्ती डगर डगर जी, उस कॉलम के लिए हम लोग लिखा करते थे, उसकी एक टीम थी, वो हम उसमें वहाँ मतलब लोकल रिपोर्टिंग करते थे। ओके। तो इसके बाद आप कितने समय तक राज्य की नई दुनिया में रहे और आगे की जर्नी फिर आपने कहाँ शुरू की? करीब करीब 5 साल में राज्य की नई दुनिया में रहा। तो क्या क्या जिम्मेदारियां आपकी वहाँ रहीं? वहाँ मैंने नगर निगम, जिला प्रशासन, जो एक सिटी का रिपोर्टर होता है जी, वो सारे काम किए। और नई दुनिया ने उस समय के कल्चर के हिसाब से केवल रिपोर्टिंग ही नहीं, डेस्क का जो काम होता है जिसमें वो पेज की डिजाइनिंग जो होती है वो भी सिखाया। रात में सुबह रिपोर्टिंग करना है, शाम को खबरें लिखना है और रात में रुक करके पेज की डिजाइनिंग करना है। ये बात जो आज के दौर के पत्रकार हैं शायद उनके लिए नहीं हो सकती है, पर हम लोगों के लिए ये बहुत सामान्य सी बात थी और ये हम करते थे। और इसको लेकिन उसका फायदा आज समझ में आता है कि हमको आज जब कोई कह देता है कि इतनी खबर चाहिए तो हमको पता होता है कि वो खबर में उसकी वो कैसे लगाने वाला है, कैसे भले ठीक है टेक्नोलॉजी बदल गई है पर बेसिक चीज वही है, बेसिक चीज वही है। तो वो जो है वो उसका डमी वगैरह उसका जो एक समझ है, एक पत्रकार को समझ होनी चाहिए, नई दुनिया ने वो सब सिखा दिया। प्रूफ रीडिंग भी सिखा दी नई दुनिया ने, हमको खबर लिखना भी सिखा दिया। उसका फायदा ये हुआ कि फिर 5-1 साल करीब वहाँ काम किया, बाद में भास्कर में मौका मिला, तब से फिर मैं भास्कर में। तो अब हम भास्कर की चर्चा करते हैं कि भास्कर में आपको कैसे मौका मिला, उसके बारे में बताएं थोड़ा। मौका मतलब जैसे रेडियो में रिपोर्टिंग कर ही रहे थे, जो सबकी निगाह में, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे होते हो तो उस क्षेत्र के लोगों की निगाह आपके काम के ऊपर रहती है कि कोई कैसे काम कर रहा है। तो उस समय मैं उस दिन जो है नगर निगम में था, शायद महापौर जी के पास बैठा हुआ था और अचानक से दैनिक भास्कर से फोन आता है कि काम करोगे क्या? तो जैसे बताया ना कि बोगिल जी, वैसे ही अचानक मेरे लिए ये भी एक अचानक था, ना कोई तैयारी थी ना कुछ था, दौड़ता भागता गया। फिर जो है ऐसे ही दिया और फिर काम मतलब फिर भास्कर में काम शुरू किया। वही जो काम लगभग नई दुनिया में कर रहा था वही काम लगभग भास्कर में शुरू करा और आज आप लोगों के सामने हूँ। कितने वर्ष हो गए अब आपको भास्कर में? 2006 से भास्कर में हूँ जी। तो मतलब हिसाब लगाना पड़ेगा उसको। ठीक है। तो भास्कर में किन किन तरह की जिम्मेदारियों को आप निभा रहे हैं? भास्कर में आज की तारीख में मैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ जी, और मतलब ये मैं 2016 से कर रहा हूँ। इस अगर पहले देखेंगे तो मैं भास्कर में चीफ रिपोर्टर भी रहा, भास्कर में मैंने सिटी भास्कर की टीम को भी हेड किया और ऐसा कोई बीट, ऐसा कोई एरिया नहीं रहा होगा जिसमें मैंने अपना काम नहीं किया होगा। लगभग सभी फील्ड में काम करने का भास्कर ने मौका दिया और खूब काम किया। मतलब ये मेरे को लगता है कि शायद सौभाग्य है कि बल्कि एक समय तो सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, इनकम टैक्स से लेकर के और लोकायुक्त, सीबीआई, ईओडब्ल्यू सब एक साथ में देखता था। तो उसका एक अलग अनुभव था, उसका एक अलग मजा था जी। अभी आपने हाल ही में एक पुस्तक भी लिखी है। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि समाचार लेखन के साथ साथ पुस्तक लेखन के क्षेत्र में भी मनोज जी कार्यरत हैं और हाल ही में उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। तो हम जानना चाहेंगे वो पुस्तक का शीर्षक और उसके बारे में थोड़े 2 शब्द आप बताएं। वो पुस्तक है हिंदुत्व और गांधी। ये
मतलब जो मैंने शुरू में बताया कि जो मेरा बैकग्राउंड रहा कि स्वदेशी जागरण मंच और विद्यार्थी परिषद, उस वजह से बहुत स्पष्ट है कि मेरी अपनी विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा पर मेरे अखबार की रिपोर्टिंग अपनी जगह रही, लेकिन ये इस विचार पर मैं अपने काम करता रहा। तो आमतौर पर ऐसा माना जाता था कि लोग गांधी जी को हिंदुत्व से अलग करके देखते हैं, लेकिन कोरोना के समय में मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी तो मेरे को जब एक समय ऐसा मिल गया था थोड़ा सा, तो पढ़ना लिखना ज़्यादा हो गया। गांधी जी को जब पढ़ा तो गांधी जी के बारे में जब मैंने चीज़ें देखी कि उनके विचार भी वो सारे हैं जिनको कि अक्सर शायद लगा मुझे छुपाया गया, तो फिर मैंने उनका कलेक्शन शुरू करा और फिर वो पुस्तक के फॉर्म में आई। पहले इनफैक्ट उसके लिए मैंने फेसबुक पोस्ट पर लिखा, करीब 50 फेसबुक पोस्ट मेरी आई। उन फेसबुक पोस्ट का संकलन करके ये पुस्तक पिछले साल दिसंबर में इसका लोकार्पण हुआ है। तो इसकी थोड़ी सी रूपरेखा अगर आप बता दें कि किस लाइन पर है ये किताब आपकी? ये किताब ये बताती है कि जो हिंदुत्व का विचार है और जो महात्मा गांधी वो एक ही लाइन पर है। मतलब जो महात्मा गांधी जिस राम राज्य की बात करते हैं और जिस हिंदू राष्ट्र की बात होती है, उन दोनों का अगर आप देखोगे तो वो एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन बात दोनों एक ही करते हैं। लेकिन गांधी जी की उन बातों को जानबूझ करके राजनीतिक कारणों से छुपा करके रखा गया या क्या किया गया उसके बारे में, हालांकि मैंने अपनी किताब में केवल फैक्ट सामने रखे, जो किताब पढ़ करके आप अपने विचार, अपनी धारणा स्वयं बने, वो ज़्यादा बेहतर है। जी जी। तो आपकी इस पुस्तक के बाद क्या आपका आगे भी कोई इरादा है किसी और पुस्तक पे या किसी और रिसर्च पर आप कोई काम कर रहे हों? बिल्कुल, मैं इन दिनों भोपाल के इतिहास पर काम कर रहा हूँ। असल में भोपाल में जन्मे और अब तो यहीं के होकर के रह गए, तो एक मन में जिज्ञासा हमेशा रही कि भोपाल का इतिहास क्या है। एक बात आती है कि साहब भोपाल नवाबों का शहर, लेकिन जब हम पीछे जाते हैं तो पता लगता है कि रानी कमलापति का जौहर, रानी कमला, फिर गोंड का शासन, फिर आप बात करते हैं तो पता लगता है कि ये तालाब राजा भोज ने बनाया, वो 1100 साल पुराना तालाब। उस तालाब की इंजीनियरिंग पर भी मैंने कुछ लिखा है, उसका एक इंजीनियरिंग का पेपर एक अलग चैप्टर है। तो लेकिन जब मैं इस सबको पीछे जाते जाओ तो मुझे जब समझ में आता है कि 1100 साल पहले राजा भोज, तो और पीछे जाओ तो बेतवा नदी का उद्गम भोपाल के पास में है। बेतवा नदी का वर्णन हमारे वेदों में है। तो फिर आप जाओ तो पता लगता है कि जैसी भीमबेटका में गुफाएं हैं, वैसी गुफाएं और वैसी रॉक पेंटिंग भोपाल में कुछ जगहों पर देखने को मिली। तो अब मैं इसके ऊपर भी अध्ययन कर रहा हूँ कि भोपाल का इतिहास, मतलब मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि भोपाल में 70 लाख साल पहले से यहाँ मानव है और यहाँ पूरी एक सभ्यता रही और जो है वही विकसित हुई। बाद में ये 200 साल का इतिहास तो बहुत छोटा है उस पूरे को। अभी मैं उसके ऊपर अध्ययन कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, चीज़ें पढ़ रहा हूँ और फिर उसके बारे में आगे कुछ समय में निश्चित रूप से पुस्तक के रूप में सामने आएगा। जी। तो जैसा कि शायद आपने मेरे से चर्चा के दौरान ये भी बताया था कि जो भोपाल में वराह वाली जो आप चर्चा कर रहे थे, हाँ, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, मतलब अभी मैं उसको किताब में लेकर के आने वाला हूँ। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, मेरा ये कहना है कि भोपाल जो है वो भगवान विष्णु के वराह अवतार की धरती है। उसके पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक ये है कि भोपाल कर्क रेखा पर स्थित है और मतलब मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिसने सलामतपुर पर वो कर्क रेखा को ड्रॉ किया है कुछ उस तरह का, क्योंकि साइंस का जो बैकग्राउंड है उसके कारण उस तरह वो एक रिपोर्टिंग का एक अपना अनुभव था। वो जब चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी तो वो उस कर्क रेखा, तो भोपाल जो और कर्क रेखा पर जो है सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। मतलब सबसे पहले धरती पर जो पानी है वो यही सूखा। आप वराह की जो कथा है हमारे उसमें उसको पढ़ेंगे तो उसमें वही निकल करके आता है कि वराह अवतार जो है वो ऐसा जानवर जो धरती पर भी रह सकता है, मतलब अर्थ पे भी सरफेस पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। तो भोपाल जब ये पानी सूखा तो स्वाभाविक रूप से पहले पूरा पानी था, फिर दलदल के बाद में तो वो जो यहाँ जो जीव होगा वो वैसे ही होगा। तो वो और यहाँ भोपाल में बहुत सारी, भोपाल के आसपास सैकड़ों की संख्या में वराह प्रतिमाएं मिली हैं। कई वराह प्रतिमाएं बहुत ऐतिहासिक हैं। उन सब के बारे में एक जगहों पर, अलग अलग जगहों पर संकलन उपलब्ध है। उन सबका अध्ययन कर रहा हूँ और मैं इस बात को लेकर के आने वाला हूँ कि भोपाल एक हिंदू सभ्यता की धरती है, भोपाल वराह अवतार की धरती है। जी जी। तो हमारी आपकी इस रिसर्च और इस पुस्तक के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। और चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे कि जो
नई जनरेशन आ रही है पत्रकारिता के क्षेत्र में, जो लोग आना चाहते हैं या जिन्होंने अपना अभी काम शुरू किया है, उनको आप किस तरह की टिप्स देना चाहेंगे या सुझाव देना चाहेंगे ताकि वो आपके जैसा ऊंचाइयों को हासिल कर सकें? अब खैर मैं ये तो नहीं मानता कि अभी कोई बहुत ऊंचाइयाँ काम कर रहा हूँ रोज़, बल्कि मेरी जो पुस्तक है मैंने उसमें लिखा है कि पिछले 2.5 दशक से पत्रकारिता का प्रशिक्षु हूँ। और पहले भी कभी मैं इस बात को इसी तरह से कहता रहा हूँ, मुझे, क्योंकि मैंने तो पत्रकारिता पढ़ी ही नहीं, मैंने तो आज लोगों के साथ रह करके पत्रकारिता को सीखा है। और लेकिन मुझे ये लगता है कि ये वास्तव में पत्रकारिता पेशा भी ऐसा ही है, जैसे एक गायक या एक संगीतकार रोज़ रियाज करता है, वो स्थिति पत्रकारिता की है। अगर आप रोज़ रियाज नहीं करेंगे तो आप ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि ठीक है किसी कॉलेज में हो सकता है कि आपको खबर लिखना सिखा दी जाए, लेकिन खबर मिलती कैसे है, उसको फ्रेम कैसे करना है, वो रियाज का ही काम है और रोज़ का काम है। रोज़ नई चीज़ सीखते हैं। जब तक सीखने की अवधारणा में रहेंगे, जब तक सीखने की मानसिकता में रहेंगे, तब तक ही कर पाएंगे। अगर जिस दिन ये सोचा कि हम सब कुछ सीख गए, अगले रोज़ परीक्षा होती है, आज लिखी हुई खबर आज हम सब जो शाम को जो लिख रहे हैं, सुबह अखबार में दर्शक के सामने होता है, पाठक के सामने होता है, वो तुरंत साबित कर देगा कि क्या कैसा लिखा है। तो रोज़ परीक्षा देते हैं, रोज़ाना रियाज करना होती है, रोज़ उसी भूमिका में रहेंगे तो ही कर सकते हैं, नहीं तो उस तरह से काम करना बहुत मुश्किल है इस फील्ड में। जी, तो आपकी आज की मुलाकात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं और हमारी शुभकामनाएं देते हैं कि आपका आने वाला समय और उज्जवल हो और आप नई नई ऊंचाइयों को हासिल करें। धन्यवाद।